हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ICAR 10 जुलाई के दोस्तों आल शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हल करने वाले हैं। और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए ना, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग पूरा ध्यान से और लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। और ये दोस्तों SSC CGL वालों के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, क्योंकि दोस्तों उनके 14 जुलाई के शिफ्ट में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 1494 में फरगना का शासक कौन बना था। तो दोस्तों बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था। ठीक है, बाबर का जन्म दोस्तों 1483 में आंदीजान में हुआ था, जो अब दोस्तों उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, उसके पिता दोस्तों मध्य एशिया में फरगना के छोटे से राज्य के शासक थे। जब बाबर 11 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और वह फरगना का शासक बन गया। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था। तो दोस्तों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है और यह दोस्तों एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर है। यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। ठीक है, और यह दोस्तों एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों डेविड वार्नर ने IPL 2023 तक कितना रन बना चुके हैं। तो दोस्तों अब तक उन्होंने 223 मैच खेले हैं और इस दौरान दोस्तों उन्होंने 6624 रन अपने नाम कर लिए हैं। ठीक है, वार्नर इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए दोस्तों 165 इनिंग ही लगाए हैं, यानी कि बहुत ही कम इनिंग लगाए हैं दोस्तों। जबकि कोहली और धवन ने दोस्तों अपनी उपलब्धि को उनकी अलग अलग 188 इनिंग और 199 इनिंग में हासिल की है। ठीक है, यानी दोस्तों कोहली 188 इनिंग में हासिल की और धवन ने 199 इनिंग में हासिल की 6000 रन के पार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्य भी थे। वह लाल बाल पाल की तीकड़ी के एक तिहाई भी थे। 1920 में कोलकाता अधिवेशन ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया था। तो दोस्तों चीन ने 23 मई 1951 को तिब्बत पर कब्जा किया था दोस्तों। इस दिन दलाई लामा ने 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों तेलुगु और कन्नड़ को कब राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगर जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा दोस्तों 10 जुलाई वाले ज़रूर देखें, जो मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें मैं चिल्ला कर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया हूं। और दोस्तों इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन भाषाओं से बन सकते सभी के सभी बताया हूँ। और आप लोगों को मैं ये भी कह दिया था दोस्तों कि 10 जुलाई वाले शिफ्ट में दोस्तों भाषा से संबंधित क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे और देखने को मिला भी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों विश्वास नहीं करते दोस्तों देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका यही था दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे। और दोस्तों मैं आपको बोल भी दिया था दोस्तों, यहाँ से अगर जो एग्जामिनर टच कर दिया दोस्तों तो यहाँ से 100% 10 जुलाई के शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मिल भी गया। और यहीं तक नहीं दोस्तों, अभी और क्वेश्चन भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों, पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत में 6 भाषाओं को दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में चुना गया है। ठीक है, कौन कौन सा दोस्तों, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे
शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। तमिल को 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। 2005 में संस्कृत को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। 2008 में कन्नड़ को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था और 2008 में तेलुगु को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। जो कि दोस्तों क्वेश्चन आपका यही था, तेलुगु और कन्नड़ को कब घोषित किया गया था दोस्तों, तो आपका 2008 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 2013 में दोस्तों मलयालम को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था। तो दोस्तों 2023 में पर्पल कैप दोस्तों आपके हेले मैथ्यूज को मिला दोस्तों, जो कि हेले मैथ्यूज आपकी एक ऑलराउंडर हैं और दोस्तों ये आपकी मुंबई की प्लेयर हैं। ठीक है। और दोस्तों ऑरेंज कैप विनर दोस्तों मेग लैनिंग हैं, जो कि दोस्तों दिल्ली कैपिटल की प्लेयर हैं। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विभवांतर की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं या वोल्ट कहते हैं। ठीक है, वोल्टता कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में दोस्तों इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को दोस्तों वोल्ट मापिक द्वारा मापा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा कौन सी है। दोस्तों भाषा से संबंधित दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा दोस्तों 6.86% भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक है। हिंदी और बंगाली के बाद भारत में मराठी बोलने वालों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। उर्दू भारत में 7वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, शहरी बेरोजगारी कितना रुपया से नीचे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों भारत की 2011 की जनगणना या 15वीं भारतीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना मकान सूचीकरण। ठीक है। चरण 1 में दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को शुरू किया गया था। ठीक है। दूसरा दोस्तों जनसंख्या गणना चरण 9 और 28 फरवरी 2011 के बीच आयोजित किया गया था। जनगणना का आदेश वाक्य था दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पे? अनंत पर। और यह वास्तविक उल्टा और अत्यधिक आवर्धित होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया, केसरी पुस्तक से संबंधित कथन कोई पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों केसरी एक मराठी अखबार है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पानी और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले और अरब लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। पहला विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च 1993 को मनाया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर दिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष आया था। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयाँ थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देसी रियासतें। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, KMnO4 का एथेनोइक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर क्या मिलेगा। तो दोस्तों गर्म क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एथेनॉल को ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? ऑक्सीकरण से, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों, पहला आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा आपका आंध्र प्रदेश और पांचवा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा नहीं गया था दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों आप लोग के लिए रखा गया दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यह हाल ही में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, अगर जो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। तो दोस्तों सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीती है और वहीं उपविजेता आपका महाराष्ट्र रहा था। ठीक है। फाइनल मैच का आयोजन दोस्तों आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। 2023 में दोस्तों 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए दोस्तों व्यक्तिगत पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। देख लेते हैं कौन कौन से मिले हैं, किसको मिले हैं। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों सोनल मिंज को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, जो कि दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं और ये हॉकी झारखंड से खेलती हैं। ठीक है। प्रतिभा आर्य दोस्तों सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर पुरस्कार मिला है और ये दोस्तों हॉकी मध्य प्रदेश से खेलती हैं। मानश्री नरेंद्र सेडेज को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर पुरस्कार मिला है, जो कि दोस्तों हॉकी महाराष्ट्र से खेलती हैं। अलबेला रानी को दोस्तों टोप्पो सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड पुरस्कार मिला है, जो कि दोस्तों ये हॉकी झारखंड से खेलती हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, नाबार्ड किससे संबंधित है। सो दोस्तों ये आपका कृषि योजना ऋण से संबंधित है। ठीक है। नाबार्ड आपका कृषि योजना ऋण से संबंधित है। नाबार्ड का अर्थ होता है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों भारत के मुंबई में ही है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड की मुख्य भूमिका ऋण प्रवाहन प्रदान करना और उसका प्रबंधन करना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी आपका खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है, जैसे दोस्तों आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि, अमरूद, सेब, केला, बेर, बल्ब, कटहल, सरगम, पुदीना, मूली आदि दोस्तों आते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों विटामिन सी इसमें मिलते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, लिंगानुपात में चौथे नंबर पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन कंफर्म नहीं है दोस्तों कि क्वेश्चन लिंगानुपात से पूछा था कि दोस्तों साक्षरता से पूछा था। ठीक है। लेकिन दोस्तों हम लोग दोनों देख लेते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग लिंगानुपात में देखते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा है। ठीक है। तो दोस्तों पहले नंबर पर आपका केरल रहा 1084 के साथ। दूसरे स्थान पर आपका पुडुचेरी रहा दोस्तों 1038 के साथ। तीसरे स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु आपका रहा 995 के साथ और चौथे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश रहा, जो कि दोस्तों 992 के साथ। दोस्तों अगर जो लिंगानुपात में आपका पूछा होगा दोस्तों तो आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों साक्षरता में देखते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर आपका साक्षरता में दोस्तों केरल राज्य रहा। ठीक है दोस्तों 94% के साथ। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका लक्षद्वीप रहा, जो कि दोस्तों 91.85% के साथ रहा। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका मिजोरम राज्य रहा, जो दोस्तों 91.33% के साथ। ठीक है। और वहीं चौथा नंबर दोस्तों चौथा स्थान आपका गोवा का रहा। ठीक है, जो कि दोस्तों 88.22%। ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा दोस्तों, अगर जो आपका साक्षरता से पूछा होगा तब। ठीक है। अगर जो लिंगानुपात से पूछा रहेगा दोस्तों तो आपका वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह किसने किया। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। कब किया था? 1928 में। ठीक है। उन्हें भारत के स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है। उन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दोस्तों यहाँ से आपको पता होगा दोस्तों, अभी पिछले शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। पिछले शिफ्टों में दोस्तों पूछा गया दोस्तों, और पिछले शिफ्टों में दोस्तों हम लोग ब्रैकेट में एनडीएमए का पूरा रूप लिख दिए थे, ठीक है। तो अगर जो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुरंत क्लिक करके आए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप इंग्लिश में होता है दोस्तों आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, और हिंदी में आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा की गई थी, ठीक है। यह आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 2023 की थीम दोस्तों क्या थी दोस्तों, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, अर्थात दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण निर्धारित की गई है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगर जो आपका क्वेश्चन विश्व उपभोक्ता पूछा गया दोस्तों, तो दोस्तों आपका वो हो जाएगा 15 मार्च को। अगर दोस्तों खाली उपभोक्ता दिवस पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता, तो दोस्तों आपका भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछा था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया। तो दोस्तों मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दोस्तों आपका 2013 में दिया गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2013 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2003 में कौन सा देश महिलाओं को मताधिकार दिया था। तो दोस्तों 2003 में महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश आपका ओमान है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ओमान सही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 2005 में कुवैत ने दिया था और 2006 में यूएई ने दिया था, ठीक है। न्यूजीलैंड 19वीं सदी के आखिर में महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश था, जो कि दोस्तों 1893 में दिया था, ठीक है। और भारत ने दोस्तों पहली बार वर्ष 1935 में महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ओमान हो जाएगा 2003 के अनुसार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार दोस्तों बैसाख के महीने में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म दोस्तों 1563 ईसा पूर्व लगभग में हुआ था दोस्तों। और कहाँ हुआ था दोस्तों, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिता का नाम दोस्तों इनके नरेश सुद्धोधन था, और माता का नाम दोस्तों रानी महामाया है, और पत्नी का नाम दोस्तों यशोधरा है, और इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ गौतम है, और इनका पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया गया है, और इनके दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, ठीक है। ये सभी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया, नवरात्रि कौन सी हिंदू कैलेंडर के महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन, यानी कि मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो दोस्तों आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है दोस्तों। अब आप लोग बताइएगा दोस्तों ऑप्शन में आपके क्या दिया गया था, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, ब्यूटेन के अणु सहसंयोजक बंधों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों ब्यूटेन के अणु सहसंयोजक बंधों की संख्या कुल 13 होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 13 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया, गर्म करने पर चूना पत्थर बुझे चूने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है, यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों यह प्रतिक्रिया आपका एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मीथेन ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर रिमेन्स विच साइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है।
तो दोस्तों अमीबा एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि यह एक कोशिकीय है और इसके सभी कार्य एक कोशिकीय शरीर द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कौन से दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण गोलाकार दर्पण का वह भाग होता है जहां परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की ओर उभरी होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में दोस्तों हमेशा आभासी और सीधे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल था? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो दोस्तों नागालैंड में आपका प्रसिद्ध दोस्तों त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार। हॉर्नबिल त्यौहार दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। यह हर साल दोस्तों 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसे दोस्तों त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ज्योतिबा फूले हो जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों 1873 में की थी। दोस्तों सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल में आपका सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, जिन्हें दोस्तों जुपिटर भी कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका औसतन तापमान बहुत कम होता है। क्या होता है दोस्तों? औसत तापमान इसका बहुत कम होता है। ठीक है, गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है और मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार दोस्तों ग्रहों का क्रम देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है तथा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, अप्रैल 2023 कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 8 जुलाई के शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से जब क्वेश्चन एग्जामिनर टच कर दिया दोस्तों क्वेश्चन, तो आई होप आपके अगले शिफ्टों में भी देखने को यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिख रहे हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों भारत में 6 भाषाओं को दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में चुना गया है। ठीक है, पहला आपका तमिल है, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। ठीक है, तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है तमिल। ठीक है, तमिल को 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। 2005 में संस्कृत को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था और 2008 को कन्नड़ को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। 2008 को दोस्तों 2008 में तेलुगु को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, 2013 में मलयालम को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो इतने आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 10 जुलाई के शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। यहाँ से नहीं आया दोस्तों तो दोस्तों लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन एक आएगा ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना था? तो दोस्तों अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा दोस्तों जहांगीर बना था। ठीक है, तो दोस्तों चलिए डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों बाबर का दोस्तों शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। ठीक है, भारत में दोस्तों 1526 में आपको पता है ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, और 1530 में दोस्तों बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद बाबर का पुत्र आया हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का शासनकाल दोस्तों 1530 से लेकर 1540 तक रहा और 1555 से लेकर 1556 तक रहा। बीच में दोस्तों सूर्य साम्राज्य का शासन रहा। ठीक है, सूर्य साम्राज्य का शासन दोस्तों कब से कब तक था? तो दोस्तों 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अकबर आया। अकबर का शासनकाल आपका 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। ठीक है, उसके बाद जहांगीर आया दोस्तों। जहांगीर का आपका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं शासन अवधि। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक वंश का शासन अवधि पूछा था दोस्तों पिछले शिफ्टों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों शाहजहाँ का शासन अवधि आपका 1627 से लेकर 1658 तक रहा। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल आया दोस्तों, उसका शासनकाल आपका 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। ठीक है। उसके बाद आपका बहादुर शाह प्रथम आया, 1707 से लेकर 1712 तक उसका शासनकाल रहा। उसके बाद जहादर शाह आया। कौन आया दोस्तों? जहादर शाह। जहादर शाह का शासनकाल दोस्तों आपका 1712 से लेकर 1713 तक रहा, यानी 1 साल रहा। ठीक है। फर्रुखसियर, उसके बाद दोस्तों आया फर्रुखसियर का शासनकाल आपका 1713 से लेकर 1719 तक रहा। उसके बाद आया आपका मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, जो कि दोस्तों उसका शासनकाल आपका 1719 से लेकर 1748 तक रहा। ठीक है। उसके बाद आपका अहमद शाह आया। अहमद साहब का शासनकाल दोस्तों 1748 से लेकर 1754 तक रहा है। उसके बाद दोस्तों आलमगीर द्वितीय आया। दोस्तों आलमगीर द्वितीय का शासनकाल आपका 1754 से लेकर 1759 तक था। उसके बाद दोस्तों आपका कौन आया? शाह आलम द्वितीय। दोस्तों उसका शासनकाल आपका 1759 से लेकर 1806 तक था। उसके बाद आपका अकबर द्वितीय आया दोस्तों 1806 से लेकर 1837 तक उसका शासनकाल था। उसके बाद दोस्तों बहादुर शाह जफर दोस्तों आया 1837 से लेकर 1857 तक रहा। उसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। ठीक है। तो इतने सारे मैं आपको बता दिया शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है दोस्तों अनुच्छेद 60 के तहत। किसके अनुच्छेद के साथ? दोस्तों 60 के तहत। ठीक है। चलिए दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 53 दोस्तों संघ की कार्यकारी शक्ति बताता है। अनुच्छेद 54 आपका राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है। अनुच्छेद 55 दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव का तारीख तय करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति पद का कार्यकाल देखता है। ठीक है। कार्यकाल बताता है। ठीक है, कि कितना आपको कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 57 आपका पुनः निर्वाचन की पात्रता बताता है। दोस्तों पुनः निर्वाचन हो सकता है दोस्तों अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 58 दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता बताता है। दोस्तों एजुकेशन दोस्तों बताता है क्या एजुकेशन होना चाहिए दोस्तों अनुच्छेद 58 में दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 59 दोस्तों आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें बताता है दोस्तों कि आपको कैसे कैसे कार्य करना है, नियमित रूप से आपको कार्य करना है। ठीक है। अनुच्छेद 59 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि की गई है। ठीक है। और अनुच्छेद दोस्तों 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। दोस्तों राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 61 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 62 आपका राष्ट्रपति के पद की अधिकता को आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पल की अवधि बताई है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार को दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो दोस्तों संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। भाग 3 को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में दोस्तों कुल 6 हैं। ठीक है। पहला आपका समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है। और दोस्तों मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका दोस्तों भाग 4A में रखा गया है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाले यंत्र दोस्तों आर्द्रता मापी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? आर्द्रता मापी। एरोमीटर दोस्तों इस उपकरण का उपयोग दोस्तों वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों अमीटर का दोस्तों इस उपकरण का उपयोग दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों अल्टीमीटर इस उपकरण का उपयोग दोस्तों उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। एनीमोमीटर इस उपकरण का उपयोग दोस्तों हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए किया जाता है।
ऑडियोमीटर दोस्तों यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आती है। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके हाइड्रोजन था, जो कि दोस्तों हाइड्रोजन आपका नोबल गैस नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों नोबल गैस कौन कौन से होते हैं दोस्तों हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके तुरंत क्लिक कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों नोबल गैस ऐतिहासिक रूप से भी अक्रिय गैसों, कभी कभी एरोगेंस के रूप में संदर्भित है। समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक वर्ग बनाती है। वह सभी गंधहीन, रंगहीन, बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, कौन सा मोनो एटॉमिक गैस है? ठीक है, 6 स्वाभाविक रूप से होने वाली नोबल गैस हैं। कौन कौन से दोस्तों 6 हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिसंत और रेडियोधर्मी। ठीक है, और रेडान भी है। ठीक है दोस्तों, ये 6 आपको ध्यान में रखना है और इनके प्रतीक याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब दिया गया? तो दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला है जो भारतीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी थी। ठीक है, रुक्मिणी देवी को अप्रैल 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में और 1956 में पूरे नामांकित किया गया। ठीक है, गूगल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 की गूगल डूडल ने भी उन्हें चित्रित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए दोस्तों रखा है क्योंकि दोस्तों इनसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इनसे संबंधित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। मुद्राक्ष के लेखक आपके विशाख दत्त हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। विक्रमांक चरित के लेखक विलेहण हैं। पृथ्वीराज राजसों के लेखक आपके चंद्र बदाई हैं। राजतरंगिणी के लेखक कलहण हैं। हर्षचरित कादंबरी के लेखक आपके बाणभट्ट हैं। दोस्तों इतने आपको ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये कई बार घुमा फिरा कर दोस्तों कई एग्जामों में पूछ लिया है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित में दोस्तों, इसे भी हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स में। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आपका है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आपका मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के 8 शहरों में दोस्तों ये आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा वो 8 शहर है इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में आपके ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में आयोजित होंगे। दोस्तों वहीं साइकिलिंग का आयोजन नई दिल्ली के आईजी स्टेडियम वेलोड्रोम में होगा। ठीक है, महाराष्ट्र दोस्तों 56 स्वर्ण सहित दोस्तों 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर था। वहीं दोस्तों हरियाणा 41 स्वर्ण सहित दोस्तों 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था। और दोस्तों मेजबानी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश कर रहा था। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका 39 स्वर्ण सहित दोस्तों 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर था। ठीक है, तो ये भी स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जामों में देखने को मिल ही रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या आपकी 121,50,54,977 है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में आपका 135 करोड़ तो पार ही करके आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है चीन शीर्ष पर था दोस्तों जनसंख्या के मामले में, लेकिन दोस्तों उसे भारत पछाड़ दिया है। ठीक है, अभी जनगणना नहीं हुआ दोस्तों, जब जनगणना होगा तो दोस्तों नोट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों कुल जनसंख्या में दोस्तों पुरुषों की जनसंख्या देखते हैं। दोस्तों पुरुषों की जनसंख्या आपका 51.47 है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या। वहीं महिलाओं की जनसंख्या आपका 48.53% है। ठीक है, वहीं दोस्तों लिंगानुपात आपका कब 2011 की जनगणना के अनुसार था दोस्तों 943। जनसंख्या घनत्व दोस्तों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर दोस्तों 1.64% है। वहीं दोस्तों साक्षरता दोस्तों कुल भारत में 73% है। वहीं दोस्तों
73% है दोस्तों, उसमें पुरुष आपके 80.09% साक्षरता है दोस्तों, और वहीं महिलाएं आपकी 64.6% साक्षरता हैं। ठीक है, चलिए कुछ और भी देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि ये भी टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी हर एक एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और वहीं दोस्तों कम जनसंख्या दोस्तों आपका सिक्किम है, जो दोस्तों क्वेश्चन आपका यही था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्षेत्रफल वाला दोस्तों राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राजस्थान है। कौन सा दोस्तों राज्य है? राजस्थान। ठीक है, कम क्षेत्रफल वाला दोस्तों कौन सा है दोस्तों? कम क्षेत्रफल वाला राज्य दोस्तों आपका गोवा है। ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य दोस्तों केरल है, और दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर वाला दोस्तों राज्य बिहार है। ठीक है, ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों केरल है, कम लिंगानुपात वाला दोस्तों राज्य हरियाणा है, और दोस्तों पहली जनगणना आपका 1872 में हुई थी। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। ठीक है, अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय हैं, 1815 में दोस्तों इन्होंने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों विलियम्स जॉन्स ने की थी 1784 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1839 में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों डॉक्टर आत्मा नारायण पांडुरंगा। कौन से दोस्तों? प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके डॉक्टर आत्म नारायण पांडुरंगा, जो कि दोस्तों 1867 में किए थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में आगा खां एवं सलीम खान ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि दोस्तों 1905 में है। ठीक है, तो इतने आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपके एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में हुई थी। ठीक है, वही दोस्तों अन्य दोस्तों अभ्यारण्य देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है, और ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है, और ये दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और फेमस भी है। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में आपका है, और ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में है, ये दलदल हिरण के लिए फेमस है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में है, और ये दोस्तों बाघ के लिए फेमस है। चलिए कुछ और भी अभ्यारण्य देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, और ये दोस्तों बाघ के लिए फेमस है। टाडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ये भी आपका बाघ के लिए फेमस है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये दोस्तों तेंदुआ बाघ के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है, ये दोस्तों पिग्मी हॉन्ग और वाटर वेफेलो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, और यह कश्मीरी हिरण के लिए फेमस है। हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों इसी से स्थित है, और ये दोस्तों हिम तेंदुआ के लिए फेमस है दोस्तों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों केरल में है, और ये दोस्तों हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगर जो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, तो दोस्तों यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, हॉकी में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 11 खिलाड़ी आपके होते हैं इसमें हॉकी में, ठीक है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में आपका 11 खिलाड़ी, जो कि दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। नेटबॉल में दोस्तों आपका 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में दोस्तों 9 होते हैं, कबड्डी में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में दोस्तों 4 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 5 खिलाड़ी। बॉक्सिंग में दोस्तों 1 खिलाड़ी होता है दोस्तों, और लॉन टेनिस में दोस्तों 1 या 2 होते हैं। चेस में दोस्तों 2 होते हैं, फुटबॉल में दोस्तों 11 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, टेबल टेनिस में दोस्तों 1 या 2 होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका जापान देश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो दोस्तों भारत की सीमा दोस्तों 7 देशों से मिलती है। कौन कौन से हैं दोस्तों? चलिए देख लेते हैं दोस्तों, जिनमें दोस्तों पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन दोस्तों 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल दोस्तों 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, भूटान 1643 किलोमीटर, है ना। म्यांमार आपका 699 किलोमीटर, बांग्लादेश आपका 4096 किलोमीटर शामिल करता है, ठीक है। और दोस्तों इनमें आपको ये पॉइंट और ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीमा मतलब कौन सा देश साझा करता है दोस्तों भारत के साथ दोस्तों? तो आपका बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और सबसे कम दोस्तों तो दोस्तों वो आपका देश है अफगानिस्तान, जो कि कुल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। और दोस्तों भारतीय सीमा की कुल लंबाई दोस्तों 22,716.6 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें दोस्तों स्थलीय लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा द्वीपों प्रदेशों सहित लंबाई दोस्तों 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहाँ से आपको अगर जो आप लोग सभी दोस्तों ध्यान में रखते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और संभावित प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम 10 जुलाई के शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों डेली प्रोवाइड करता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।